अस्सलाम वालेकुम जी अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। पार्ट टू फिज़िक्स, हम चैप्टर नंबर 20 को डील कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक 20.2 यानी बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम के बारे में। इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में अगर जानें तो एटॉमिक मॉडल जो है वो 1911 के अंदर पहली दफ़ा रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड के मुताबिक सेंटर किसी भी एटम के सेंटर में या हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड स्पाइरल मोशन कर रहे हैं। यानी रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्पाइरल मोशन करते हुए रेडिएशन देते रहते हैं। जबकि 1913 में नील बोहर इसको डिनाई करता है और नील बोहर यूटिलाइज करता है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी को यानी ये यूँ कह सकते हैं सेमी क्लासिकल मॉडल देता है और इसके मुताबिक तीन इसके पास्टुलेट हैं जो कि हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल वज़ा करते हैं। आज हम उन्हीं पास्टुलेट को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। रदरफोर्ड के बाद नील बोहर को ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इशू ये बना कि जब पैटर्न हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल पैटर्न देखा गया, यानी उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया, एमिशन स्पेक्ट्रम को देखा गया, तो वो बिल्कुल अपोजिट था रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक। यानी मॉडल फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि रदरफोर्ड के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड स्पाइरल मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो उसको कॉन्टिन्यूस रेडिएशन देना चाहिए। जबकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो इस तरह का नहीं था। हम प्रीवियस टॉपिक में ये करके आए कि हमने देखा कि इसका जो पैटर्न है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हम देख रहे थे, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम था। तो फिर नील बोहर ने उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। बोहर के पहले पास्टुलेट के मुताबिक बोहर का कहना था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो कि किसी एटम के न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, जब तक वो उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तब तक वो किसी तरह की कोई एनर्जी एमिट या रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। इसी को यूं कहा जाता है, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट क्यों है, ये इसके सेकंड पोस्टुलेट में हम बात करते हैं। विदाउट रेडिएटिंग, यानी जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक वो किसी तरह की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता। These orbits are called discrete stationary states of atom। ये जो ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये स्टेशनरी डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स कहलाती हैं। तो पहले पोस्टुलेट को अगर सम अप करें, बहुत ही आसान सा पोस्टुलेट कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो वो कभी भी रेडिएशंस एमिट नहीं करेगा। ये बिल्कुल काउंटर बात थी रदरफोर्ड के मुताबिक। उसके मुताबिक जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अराउंड, वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता रहेगा। जबकि नील के मुताबिक, नील बोहर के मुताबिक ऐसा नहीं था। नील ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। जब पूछा गया कि इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर तो वो क्यों रेडिएशन नहीं देता, तो इसका आंसर उसके पास नहीं था। इसको बाद में आने वाले एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट में नील बोहर डील करता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स के इंटेग्रल मल्टीपल होने को। यानी अगर इसके स्टेटमेंट को देखा जाए, ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपकी सहूलत के लिए L इज इक्वल टू mvr लिखा है, पार्ट 1 में आपने इसको सीखा था, इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। बोहर के मुताबिक स्टेशनरी ऑर्बिट वो पर्टिकुलर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो वो किसी भी जगह पे अपनी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिहाज से किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। लेकिन बोहर के मुताबिक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी जगह पे किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। ऑर्बिट्स जो स्टेशनरी हैं ये पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही हो सकते हैं और बोहर के मुताबिक ये जो पर्टिकुलर प्लेसेस के कोई ऑर्बिट कहाँ होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म उसके मुताबिक ये थी कि mvr यानी एंगुलर मोमेंटम अगर किसी ऑर्बिट का
एच ओवर टू पाई का इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी एक दो, यानी 1 टाइम एच ओवर टू पाई, 2 टाइम एच ओवर टू पाई, 3 टाइम एंड 4 टाइम एंड सो ऑन, यानी एक के बाद डेढ़, आधा, ढाई, इस तरह के मामला नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल मल्टीपल। तो बोहर के मुताबिक सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकेंगे जिनमें मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच ओवर टू पाई का इंटेग्रल मल्टीपल हो, इसके अलावा कोई भी ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस फार्मूला में अगर देखा जाए एम वी आर एन एच ओवर टू पाई, एच ओवर टू पाई तो एक फिक्स कांस्टेंट फैक्टर है, जबकि एन अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि एम और वी ये मास और वेलोसिटी है उस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, और ये आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर सीख के आ चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड पास्टुलेट की तरफ। थर्ड पास्टुलेट में ये बताता है कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से मुराद होती है जंपिंग, कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से यानी किसी हायर ऑर्बिट से किसी लोअर की तरफ जंप करता है, वो सिर्फ तभी तभी रेडिएशन एमिट करता है, यानी और वो जो यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट जिसको हम ई एन का नाम दे रहे हैं, और जिधर जा रहा है जिस स्टेज पर या जिस ऑर्बिट पर जा रहा है उसकी एनर्जी होगी लो यानी ईपी। तो ये जो एनर्जी का गैप है यानी हायर से लोअर आने के दरमियान जो एनर्जी का गैप है, ये एक फोटोन की सूरत में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वही बेसिकली रेडिएशन की फॉर्म में हमें नजर आ रहा होता है। तो ये जो एनर्जी का गैप है फोटोन की शक्ल में ये होगा एच एफ, और यानी ये जो इक्वेशन बनेगी इस लिहाज से एच एफ यानी फोटोन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द गैप बिटवीन टू स्टेट्स, टू ऑर्बिट्स, यानी ई एन हायर ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट माइनस लोअर एनर्जी ऑर्बिट जहां पर एक इलेक्ट्रॉन गया है, जहां पे एफ जो है वो होता है सी ओवर लैम्डा, यानी ये फ्रीक्वेंसी है जो भी रेडिएशन एमिट की है उसकी फ्रीक्वेंसी। सम अप करता चलूँ यहाँ पे कि इन तीन पास्टुलेट की अगर बात करें तो इन तीन में पहले दो के बारे में उस दौर के अंदर जब नील बोहर ने ये बोला तो इनकी कोई वजह नहीं पता चली, यानी रीज़न नहीं पता थी, नील बोहर को खुद भी नहीं पता था कि वो ये क्यों ऐसा हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो रेडिएशन क्यों नहीं दे रहा, ये सिर्फ तभी क्यों देता है जब ये जंप डाउन करता है किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। ये तो बाद में आने वाले एक साइंटिस्ट यानी डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस 1924 के अंदर जब इस्टेब्लिश हुए तब पता चला, इसके पहले दो पास्टुलेट के बारे में थोड़ी सी वैल्यूज़ का पता चला, जबकि इसके तीसरा जो पास्टुलेट है इसके कुछ रूट्स उस ज़माने में भी मिल रहे थे, ये अटैच हो रहे थे क्वांटम थ्योरी के साथ, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है इसने कुछ क्लासिकल मॉडल लिया, क्लासिकल थ्योरी से असम्पशंस ली, और कुछ इसने क्वांटम फिजिक्स की हेल्प ली यानी क्वांटम मॉडल्स को लिया। इसी वजह से इसके मॉडल को सेमी क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है या सेमी क्लासिकल थ्योरी या सेमी क्लासिकल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहा जाता है। ये था जी आज का लेक्चर। बहुत एटॉमिक मॉडल के बारे में लॉन्ग और शॉर्ट काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, एक्सरसाइज के बहुत से शॉर्ट इससे रिलेटेड हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अब तक के लिए शुक्रिया।